हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस इग्नो की सीरीज़ कंटिन्यू है। तो कुछ बच्चों एक दो बच्चे के कमेंट आ रखे थे कि मैम BCC 141 का कल एग्ज़ाम है तो उसकी वीडियो बना दीजिए। मैंने वो डेट शीट में नहीं देखा था, लेकिन अगर आपकी डिमांड है तो मैं उसके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। मेरे लिए एक एक बच्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक एक बच्चे की डिमांड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक बच्चे के लिए मैं मेहनत करूँगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाई हाँ मैं आपको सच में सपोर्ट करती हूँ तो आप भी मेरे को सपोर्ट करना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट करना कि भाई क्लास कैसी गई और आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो आज का टॉपिक रहने वाला है BECC 141 इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। तो ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल एंड इन इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल क्या होती है। तो इंट्रोडक्शन में आएगा, इकोनॉमिक में जो कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं होता, ये वो रिसोर्सेज है जो और वेल्थ क्रिएट करते हैं। जैसे फिजिकल कैपिटल में क्या होती है, मशीन्स और बिल्डिंग आती है, जबकि जो फिजिकली हमें दिखती है, ठीक है। और ह्यूमन कैपिटल में क्या आती है, लोगों की स्किल्स आएगी, एजुकेशन आएंगे, ट्रेनिंग आएगी और हेल्थ का स्टॉक आता है, ठीक है। जैसे फीचर्स है, ह्यूमन कैपिटल मतलब मानव पूंजी और फिजिकल कैपिटल मतलब जो भौतिक पूंजी जो दिखाई देती है, फिजिकली जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे सेपरेटेबिलिटी है इसकी फीचर, मतलब इंसान से अलग नहीं किया जा सकता। जो ह्यूमन कैपिटल होगी उसकी स्किल्स को उससे अलग नहीं कर सकते, उसकी एजुकेशन उससे अलग नहीं कर सकते, वो हमेशा उसके पास रहेगी। ऐसे फिजिकल ओनर से अलग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बिल्डिंग वगैरह इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होती है और क्या, विश्व इमिग्रेशन लॉ के कारण, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्टेड होती है भाई कि मतलब एक लिमिट तक ही इसको पा सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब स्किल्स है, ठीक है, आपके पास है कि एक फील्ड में चले जाओ, हर फील्ड की एक साथ मतलब इतना दिमाग नहीं होता कि हर फील्ड की स्किल हम वो कर ले, नॉलेज ले ले, ठीक है। माहिर हम कुछ ही फील्ड में हो सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा हाईली मोबाइल, इसमें है हाईली मोबाइल मशीन्स ईजिली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है। इनको क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सब क्या है, ये तो हमें मतलब खुद टाइम दे के, टाइम के साथ साथ हमें सीखनी पड़ती है, ठीक है। डेप्रिशिएशन, एजिंग और जो भूलने से क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है, पर कॉन्टिन्यूस एजुकेशन से बढ़ता भी है, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम एजुकेशन अपनी पढ़ाई की टच में नहीं रहते तो हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम टच में रहेंगे तो हमारी चीज़ें भूलेंगे ही नहीं, बल्कि और भी नॉलेज हम ग्रैंड कर सकते हैं, और भी एजुकेशन हम ले सकते हैं, ठीक है। अपनी एजुकेशन को और भी बढ़ा सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। इसमें यूज़ करने से वियर एंड टियर होता है, कॉन्स्टेंट डेप्रिशिएशन लगता है, ठीक है। बिल्डिंग को, कार को, एसेट्स को आप यूज़ करोगे तो टूट फुट भी होगी और डेप्रिशिएशन भी लगेगा, ठीक है। जैसे रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर एक कंट्री के पास बहुत सारी मशीन्स हैं पर उन्हें चलाने के लिए क्या चाहिए, एजुकेटेड इंजीनियर और हेल्थी वर्कर्स नहीं है, तो ग्रोथ जीरो होगी, ठीक है। तो इसलिए दोनों चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मार्केट फेलियर इन हेल्थ केयर मार्केट। कब होता है मार्केट फेलियर। इंट्रोडक्शन, मार्केट फेलियर तब होता है जब फ्री मार्केट रिसोर्सेज की एफिशिएंटली एलोकेट नहीं कर पाता है। हेल्थ केयर एक नॉर्मल मार्केट जैसे सब्जी मंडी की तरह काम नहीं करता। क्यों, क्योंकि जो यहाँ जो बायर्स होते हैं ना, मतलब पेशेंट और जैसे सेलर है डॉक्टर के पास क्या होती है, इक्वल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। क्योंकि भाई पेशेंट को अगर इतनी नॉलेज होती कि कैसे दवाई लेनी है, कैसे क्या करना है, तो वो डॉक्टर के पास ही क्यों जाता है ना। और हर पेशेंट को ये नहीं पता होता उसको क्या बीमारी है, कैसे जाना है, उसको किस डॉक्टर को दिखाना, तो स्किल्स की भी कमी रहती है। जैसे एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन मतलब आसमान जानकारी, ठीक है। असमान जानकारी कौन सी होती है, जब एक पार्टी के पास दूसरी पार्टी से ज़्यादा नॉलेज होती है और पेशेंट को नहीं पता होता कि उसे कौन सी दवाई चाहिए, ये सच में सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं, या फिर डॉक्टर इसका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे सप्लायर इंडेड डिमांड कहते हैं, ठीक है। तो भाई डॉक्टर कई बार मतलब लोगों को लूटता भी है और सर्जरी की जरूरत भी नहीं होती, फिर भी सर्जरी कर देते हैं पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए। एक दिन एडमिट करने की जरूरत होती है, 5-5 दिन एडमिट करके रखते हैं, क्यों, ताकि उनसे क्या कर सके, पैसा बना सके। और जो पेशेंट होता है उनको नॉलेज नहीं होती, वो डर के मारी क्या करता है, डॉक्टर को फॉलो करता है, ठीक है। सेकेंड होता है एडवर्स सिलेक्शन, मतलब प्रतिकूल चयन। ये जो इंश्योरेंस मार्केट में पॉलिसी खरीदने से पहले होता है, जो लोग ऑलरेडी बीमार होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस ज़्यादा खरीदते हैं और हेल्दी लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। मतलब किसी को भी इंश्योरेंस एक मेंटलिटी सेट हो रखी है कि हाँ भविष्य में हमें ये बीमारी होने वाली है,
ये हो सकते हैं, तो अभी मतलब एक लोग क्या सोचते हैं, चल अब लेने का फ़ायदा है ताकि हमें इसका बेनिफिट मिल जाए। नहीं तो लोगों की एक मेंटेलिटी सेट होती है कि हम तो बिल्कुल तंदुरुस्त है, हम बिल्कुल ओके, हमें क्या बीमारी होगी, तो वो उसमें पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हेल्दी लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी लॉस में चली जाती है और जो प्रीमियम सबके लिए बढ़ा देती है। अगर वही कंपनी के पास सारे ही ऐसे मरीज वाले ही आने लगे कि सभी क्लेम करने वाले आने लगे, तो ऐसे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। तो वो क्या कर देती है, अपने प्रीमियम को बढ़ा देती है। ठीक है, मोरल हजार्ड, नैतिक संकट क्या होता है, ये तब होता है जब रिस्क कवर होने के बाद लोग अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे राहुल एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीता था और अपनी हेल्थ का ध्यान रखता था। ठीक है, जैसे ही उसने 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस लिया, रिस्क ट्रांसफर, उसने सोचा अब तो मेडिकल बिल कंपनी देगी, और उसने जंक फूड खाना शुरू कर दिया। और क्या किया, एक्सरसाइज छोड़ दी। इंश्योरेंस होने के बाद केयरलेस दिखाई। इसने क्या, इससे क्या कहते हैं कि जो केयरलेस उसने दिखाई है ना इस चीज़ को लेके, उसे ही क्या बोलते हैं, मॉरल हजार्ड। उसने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा कि मेरी हेल्थ ख़राब होगी, लेकिन उसे क्या चाहिए था, क्लेम लेना था कि मैंने 10 लाख रुपए लगाया है तो मैं उससे भी 20 लाख का अपना फ़ायदा ले सकूँ। ठीक है, 20 लाख का तो नहीं, 10 लाख का क्लेम है तो 10 लाख ही मिलेंगे, पर उस क्लेम को लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है एजुकेशन एंड हेल्थ, पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़। तो इन एजुकेशन प्योर पब्लिक गुड्स को नहीं, एजुकेशन एक क्या है, प्योर पब्लिक गुड नहीं है, बल्कि ये एक मैट्रिक गुड है। जो प्योर पब्लिक गुड्स वो होता है जिसमें नॉन रिवेलरियस एक के यूज़ करने से दूसरे के लिए कम ना हो, और नॉन एक्सक्लूडेबल किसी को यूज़ करने से रोका ना जा सके। और फीचर्स क्या हो सकती है, जैसे मतलब हो, लेकिन प्राइवेट स्कूल जो है फीस ना देने पर स्टूडेंट को निकाल सकता है, ये क्या होती है, एक्सक्लूडेबल होती है, इसलिए ये प्योर पब्लिक गुड्स नहीं है। ठीक है, हमने कई उसमें पढ़ा पब्लिक गुड्स के बारे में। पब्लिक गुड्स से हम रोक नहीं सकते लोगों को यूज़ करने से, जैसे स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल दिया था, डिफेंस का दिया था, रोड जो गवर्नमेंट ने रोड बना रखी है और सर्विसेज जो प्रोवाइड कराती है, तो उसमें क्या मतलब भाई लोगों को हम रोक नहीं सकते। किसी ने टैक्स दिया तो भी वो यूज़ कर सकता है, और किसी ने ना दिया तो भी वो उसको यूज़ कर सकते। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट गली है या फिर किसी ने प्राइवेट स्कूल बना रखा, प्राइवेट हॉस्पिटल बना रखा है, और आप कितनी भी तकलीफ में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, वो आपकी कोई फ़ीस माफ़ नहीं करता है, ना ही कोई भाई जैसे हॉस्पिटल का बिल माफ़ करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या होती है, प्राइवेट होती है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, सकारात्मक क्या, बेहतर। जब किसी एक इंसान के एक्शन से सोसाइटी के बाकी लोगों को बिना कॉस्ट पे किए फ़ायदा मिलता है। ठीक है, मतलब भाई एक ने एक्शन लिया और बाकी सबको फ़ायदा मिला बिना खर्चा के। जैसे एजुकेशन की एक्सटर्नलिटी, एक पढ़ा लिखा इंसान क्राइम कम करता है और बेटर वोट देता है। ठीक है, और सोसाइटी में इनोवेशन लाता है, तो पड़ोसियों को एक सेफ और स्मार्ट सोसाइटी मिलती है। ठीक है, रियल लाइफ एग्जांपल है तो हेल्थ एक्सटर्नलिटीज़ का, वैक्सीनेशन। अगर एक गांव में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव होती है और आप अपने वैक्सीन लगवाई आपने, तो पर्सनल हेल्थ बेनिफिट, लेकिन इसका फ़ायदा सोसाइटी को भी हुआ, क्योंकि अब आप दूसरों को वायरस स्प्रेड नहीं करेंगे, और आपके जो हेल्थ इन्वेस्टमेंट का जो बेनिफिट बिना पैसे दिया वो सोसाइटी को भी मिलेगा। ठीक है, इससे ही पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ कहते हैं। गवर्नमेंट इसलिए वैक्सीन पर सब्सिडी देती है। ठीक है, भाई मान लो आपकी कोई बीमारी होगी, कुछ भी मतलब वैसी बीमारी हो जाती है, तो आप वो बीमारी ऐसी है कि आपकी वजह से दूसरों को हो सकती है, जैसे कोविड है, HIV है, हेपेटाइटिस वगैरह, और भी अब काफ़ी सारी बीमारी जो एक दूसरे से हो जाती है। तो अगर आप उस खुद पे कंट्रोल कर लोगे, तो इससे आप ना चाह के भी क्या कर रहे हो, पब्लिक की सहायता कर रहे हो। ठीक है, जिसमें आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ रहा, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ही आपको सब्सिडी वगैरह देती है उस इलाज के लिए, और आप क्या कर रहे हो, सोसाइटी को सपोर्ट भी कर रहे हो, हेल्प भी कर रहे हो उसकी। ठीक है, उसको बचा रहे हो उससे, वायरस से। इसके बाद आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, CBA, और कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस क्या होता है। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब पैसे का क्या होता है, सही जगह पर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन करना कैसे होता है, इसके कुछ फीचर्स है, जिसमें जैसे फर्स्ट हमारा है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, मेजरमेंट अगर इसकी हम करें तो, सॉरी एक सेकेंड,
कॉस्ट और बेनिफिट मतलब दोनों को क्या करेंगे हम, पैसे मनी रुपी में क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो इफेक्टिवनेस होता है ना, ये तो बेनिफिट है जिसको मेजर कर सकते हैं। इसमें क्या, कॉस्ट को पैसे में और बेनिफिट को नेचुरल यूनिट जैसे मतलब लाइफ सेव करना और टेस्ट स्कोर करना मतलब में नापा जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है। जैसे यूज़ केस हो गए, जब दो अलग अलग सेक्टर जैसे हॉस्पिटल और स्कूल है में बजट एलोकेट करना हो तो वो कॉस्ट बेनिफिट में आता है। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस में जब एक ही गोल अचीव करना हो, जैसे मलेरिया हटाना और अलग अलग दवाइयों को क्या करना, कंपेयर करना हो। ठीक है, अगर सरकार देखती है कि 1 लाख खर्च करके दवाई ए 100 लोगों की जान बचाती है और दवाई बी 150 लोगों की, तो दवाई बी को चुना जाता है। ये क्या होगी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है भाई, जब सेम प्राइस में एक चीज़ अगर हमें ज़्यादा बेनिफिट दे रही है तो हम उसी को चूज़ करेंगे ना जो हमें ज़्यादा इफेक्टिव दिख रही होगी, है ना। तो फिफ्थ है हमारा ग्रोसमैन मॉडल ऑफ हेल्थ डिमांड। तो इसमें हमारा जो होता है, माइकल ग्रोसमैन ने बताया था कि हेल्थ नॉर्मल गुड्स की तरह नहीं होती जिसे आप मार्केट से खरीद सके। ठीक है, आप सिर्फ मेडिकल केयर खरीद सकते हैं, हेल्थ आपको खुद बनानी पड़ती है। कैसे बनती है हेल्थ, डाइट करके, एक्सरसाइज करके। ठीक है, हेल्थ और एज अ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट गुड्स। कंजप्शन गुड कौन सी होती है, वो अच्छी हेल्थ से हमें खुशी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, फील गुड फैक्टर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट गुड मतलब निवेश। अच्छी हेल्थ होने से इंसान कम बीमार पड़ता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा दिन काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, हेल्थी डेज कर पाता है और ज़्यादा इनकम भी नहीं कमा पाता अगर उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, वो बीमार रहता है। तो ठीक है, जैसे जब आप जिम की फ़ीस देते हैं तो वो सिर्फ बॉडी बना के दोस्तों में शो ऑफ करने के लिए नहीं है, क्या है, कंजप्शन, बल्कि इसलिए भी है कि आप 60 साल की उम्र में भी फिट रहेंगे और अपने मेडिकल बिल्स बचा लेंगे। एक इन्वेस्टमेंट भी होती है। ठीक है, इसके बाद आता है सिग्नलिंग थ्योरी। ठीक है, ऑफ एजुकेशन, मतलब स्पेंस मॉडल में है ये। तो ह्यूमन कैपिटल थ्योरी मानती है कि जो पढ़ाई करने से इंसान की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन जो माइकल स्पेंस की जो सिग्नलिंग थ्योरी है इसके उल्टे काम करती है। कैसे करती है कि सिग्नलिंग थ्योरी के मुताबिक एजुकेशन एक्चुअल में आपको कुछ नया नहीं सिखाती, ये बस एम्प्लॉय को एक सिग्नल मतलब इशारा भेजती है कि आप नेचुरली स्मार्ट और हार्डवर्किंग है, क्योंकि एक वीक स्टूडेंट के लिए टफ डिग्री पास करना मुश्किल और एक्सरसाइज कॉस्टली होता है। ठीक है, जैसे एक स्टूडेंट आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर पढ़ता है पर बाद में किसी बड़े बैंक में फाइनेंस का रोल ले लेता है, तो उसने कॉलेज में फाइनेंस नहीं पढ़ा, लेकिन उसकी जो आईआईटी डिग्री है बैंक को सिग्नल देती है कि ये लड़का मुश्किल से मुश्किल चीज़ जल्दी से सीख सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो कंपनी क्या करती है, आपको हायर करती है। इसके बाद आता है रेट ऑफ रिटर्न टू एजुकेशन, प्राइवेट और सोशल। तो एजुकेशन में टाइम और पैसा लगाना एक क्या होता है, इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले फ़ायदे को रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न एक इंडिविजुअल इंसान को होने वाले जो डायरेक्ट फ़ायदे इसलिए निकालने के लिए देखा जाता है कि उसने कितनी फ़ीस दी और उसने कितनी सैलरी गंवाई पढ़ाई के दौरान, और जो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, और बदले में उसे हायर पोस्ट और ज़्यादा सैलरी बेनिफिट मिले। ठीक है, वो प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न हो गया कि किसी भी पढ़ाई पे आपने कितना पैसा लगाया। और मतलब आजकल के क्या पढ़ाई पे इसीलिए लगाते हैं कि आने वाले टाइम में अपने पैरों पे स्टैंड हो जाए। आज जो पैसा लग रहा है कल अच्छी जॉब करके वो उल्टा वापस से कमाया जा सके, रिटर्न मिल सके, तो प्राइवेट रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं उसको। ठीक है, सोशल रेट ऑफ रिटर्न जिसमें पूरी सोसाइटी कंट्री को होने वाले फ़ायदे, सरकार जो सब्सिडी देती है वो कॉस्ट है, और बदले में सोसाइटी को क्राइम रेट, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन और बेटर जीडीपी जो बेनिफिट मिलता है वो क्या होता है, सोशल रेट ऑफ रिटर्न। आपने एमबीए करने के लिए 15 लाख रुपए फीस दी और 2 साल तक जॉब नहीं की, कॉस्ट है वो आपकी। लेकिन जो प्लेसमेंट के बाद आपकी सैलरी 50,000 से सीधा 1.5 लाख हो गई, ये आपका क्या है, हाई प्राइवेट रिटर्न है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट रोल इन हेल्थ एंड एजुकेशन, इक्विटी और एफिशिएंसी। तो हेल्थ और इक्विटी दोनों मेरिट गुड है। अगर इनको पूरी तरह प्राइवेट मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल के भरोसे छोड़ दिया जाए तो सिर्फ अमीर लोग इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। वाई गवर्नमेंट इंटरवेंसेस, ठीक है, इंटरवेंस मतलब इक्विटी जो होता है, समानता, हर नागरिक को चाहे वो अमीर हो गरीब हो, बेसिक हेल्थ केयर और प्राइमरी एजुकेशन मतलब मिलनी चाहिए। ये उनका क्या है, फंडामेंटल राइट होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम, समानता कहते हैं। इसके बाद आता है टैकलिंग एक्सटर्नलिटीज़। जैसे हमने पढ़े लिखे और हेल्थी लोग पूरी सोसाइटी को
फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए सरकार खुद इन्हें सस्ते में प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो सरकार को आयुष्मान भारत स्कीम या राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट अगर प्राइवेट स्कूल के एक गरीब बच्चे से 5,000 रुपये पर मंथ फीस मांगी, जो एफिशिएंट फ्री हो मार्केट है, तो वो कभी नहीं क्या मतलब जो कभी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, वहाँ सरकार इंटरवेंशन करके RTE के जो तहत उसे क्या देगी, मुफ्त शिक्षा दिलवाती है। वो क्या कहलाती है, इक्विटी होती है। ठीक है, ताकि वो भी उनके इक्वल हो सके। तो भाई ये हमारी वीडियो थी, ये आज का टॉपिक था। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना। कोई और आपका एग्ज़ाम है जो बहुत ज़्यादा टफ़ है भाई, उसकी अगर पहले वीडियो बनानी हो तो कमेंट करना। ठीक है, और वीडियो को शेयर करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपका कल का एग्ज़ाम है तो अच्छे से तैयारी करके जाना। थैंक यू सो मच।